नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दमदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा साथी, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यानी कि 14वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को भी देखिएगा। पिछले पार्ट्स में उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत ही बेसिक लेवल से करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए रीजनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। इन प्रश्नों में आज हम कुछ इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है दोस्तों, द्रव, दूध और नदी का पानी, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। दोस्तों, यहां पर हमें 3 लेटर दिए हैं, इनके बीच में हमें बताना है सही बेन आरेख क्या होगा। यूपी पुलिस ने यह प्रश्न आपसे पूछा है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। लिखा है, निम्न प्रश्न में विषम विकल्प को ज्ञात कीजिए। यहां पर आपके सामने 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से मित्र आपका विषम कौन सा बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। देखो, उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है। यदि आप इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अनसोल्ड पीडीएफ आपका मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल 13 नामक जो आपका टेलीग्राम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा फॉर फ्री पीडीएफ टेलीग्राम लिंक। आप उस लिंक पर जैसे ही टच करेंगे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां पर डीएसएल ऑफिशियल 13 नाम से पहुंचेंगे तो वहां पर आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। डेली के बेसिस पर इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी डीएसआर ऑफिशियल 13 नाम से है। और यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्त, आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको बताना है जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सरपट दौड़ का संबंध डेड डैश यानी कि जो आपका रिक्त स्थान है किससे हो जाएगा, ये बताना है। रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। सादृश्यता का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएगा कोई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर उड़ने से, किससे बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे दोस्तों उड़ने से, तो उड़ने का कार्य कौन करते हैं, जो आपके आसमान में उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, सरपक्षी कहलाते हैं या फिर कह सकते हैं परिंदा कहलाते हैं। उसी प्रकार सरपट दौड़ की बात करते हैं, किसकी, सरपट दौड़। सरपट दौड़ के मामले में अगर आप विकल्प को देखेंगे, सरपट दौड़ मतलब तीव्र गति से दौड़ करने का मामले में अगर विकल्प देखेंगे तो बताओ इनमें से कहीं आपके पास विकल्प में चीता दिया गया है। आप कहेंगे सर चीता नहीं दिया गया है, और चीता नहीं दिया गया है तो सरपट दौड़ चीता के बाद कौन करता है दोस्त, आपको याद रखना है घोड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार आसमान में पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार घोड़ा जमीन पर क्या करता है, सरपट दौड़ करता है। यानी कि जो खटपट खटपट की आवाज आती है उसी दौड़ को क्या कहा जाता है, सरपट दौड़ कहा जाता है। दोस्त, इस बात को याद रखना है। तो सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3, घोड़ा इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का है, प्रियांक अक्षय का भाई है। प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है। अक्षय सोनिया का पुत्र है। प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। देखो, आप इसको थोड़े ही देर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा यहां पर दिमाग लगाएं तो आप इसको थोड़े ही देर में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना आरेख बनाए। ये लिखा है प्रियांक जो है वो अक्षय का भाई है, और नीचे आपने देखा है अक्षय सोनिया का पुत्र है। अक्षय क्या है, सोनिया का पुत्र है। और क्वेश्चन में पूछा है प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। देखो, जब अक्षय और प्रियांक ये रहे, ये दोनों के दोनों भाई हैं, और हमें पता है अक्षय की जो मां है वो सोनिया है, तो प्रियांक की मां कौन बनेगी, आप कहेंगे सोनिया बनेगी। लेकिन सोनिया से लगा है सोनिया के साथ, तो सोनिया क्या कहेगी प्रियांक को, सोनिया कहेगी अगर अक्षय मेरा पुत्र है और अक्षय प्रियांक भाई भाई हैं तो मतलब प्रियांक भी मेरा भाई जो मतलब हो जाएगा वो पुत्र हो जाएगा। कहने का मतलब है विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है, अगर आरेख ना बनाना चाहो। लेकिन आरेख बनाकर हम आपको बता देते हैं। यहां पर दोस्त आपसे कहा है प्रियांक, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रियांक को, ये किसका भाई है, आप कहेंगे सर अक्षय का भाई है। ये लड़के हैं तो इन दोनों के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये लड़के हैं, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आगे का है सोनिया सक्षम की बहन है। जो दोस्त आपकी सोनिया है, जो आपकी सोनिया है, ये किसकी बहन है, आप कहेंगे सर सोनिया किसकी बहन है, सक्षम की बहन है। तो मैं यहां पर सक्षम को बना देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा सक्षम। लेकिन दोस्त आगे लाइन में कहा है अक्षय सोनिया का पुत्र है। ये जो अक्षय है ये किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। तो सोनिया क्या हो जाएगी, अक्षय की मां हो जाएगी।
प्रियांक अब बताओ किससे संबंधित कैसे हो जाएगा, सोनिया से लगा है सोनिया के साथ। सोनिया कहेगी अगर अक्षय पुत्र है तो प्रियांक भी पुत्र है। आप आरेख से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है, टूट का संबंध एकता से है और सुधार का संबंध किससे होगा ये बताना है। देखो यहां पर हम आपको एक बेहतरीन लॉजिक बताएंगे। टूट का मतलब आप समझो दो प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझना है, आपको जीवन में बिल्कुल नहीं उतारना। मैंने हमेशा कहा है रीजनिंग कभी भी जीवन में नहीं उतारनी है। टूट का मतलब क्या होता है, जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं। जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं उनको क्या आती है दोस्तों, याद आती है एक दूसरे की। जब याद आती है तो उनको अपने जो उन्होंने क्रियाकलाप किए होंगे अपने प्यार के दौरान वो याद आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वापस से क्यों ना वो सब बातों को बनाने के लिए दोबारा से वो क्या कर लेते हैं, ब्रेकअप को एंड कर लेते हैं। पहले ब्रेकअप होता है मतलब ब्रेकअप टूट कहलाता है। उसके बाद ब्रेकअप जब एंड हो जाता है दोबारा से वो लोग अपनी मित्रता में आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है एकता। कहने का मतलब है टूट का जो विपरीत बनेगा, ये केवल आपको समझाने के लिए था, जो टूट का विपरीत बनेगा वो साथ ही आपका एकता बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार सुधार की बात करेंगे। सुधार की अगर बात करते हैं तो आप यहां पर अपने दैनिक जीवन से लेंगे, आपको सही से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं आपका कहीं पर, माफी चाहेंगे अगर एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आपकी बाइक का कोई ले जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो बाइक आपकी कैसी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त होने के लिए बाइक को बनवाएंगे आप, तो बाइक में क्या करवाएंगे, सुधार करवाएंगे। तो इस तरह से आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। तो आप कहेंगे जिस प्रकार टूट का विपरीत बनेगा एकता, तो सुधार का विपरीत बन जाएगा आपका क्षति। ठीक है, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमसे कहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द प्रथम शब्द से संबंधित है। देखो अगर इस प्रश्न की दोस्त हम बात करेंगे, अगर इस प्रश्न की साथियों हम बात करेंगे तो यहां पर स्टार्च लिखा है और आलू लिखा है। तो देखो स्टार्च क्या है, या आप कहो जो आलू होता है वो मुख्यतः किससे बना होता है, स्टार्च से बना होता है। अगर आप आलू का छिलका निकाल देंगे तो जो पूरा एरिया होता है आलू का वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमें पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च होता है। तो आलू किससे बना होता है, स्टार्च से बना होता है। या फिर कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, आलू में स्टार्च पाया जाता है। उसी प्रकार स्टीविया, स्टीविया की बात करेंगे तो स्टीविया में क्या पाया जाता है, स्टीविया एक मीठा पदार्थ होता है, और मीठे में विकल्प के अनुसार देखेंगे तो चीनी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी मित्र, चीनी पाई जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुच्चय से संबंधित है, और ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। कह रहे उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो ये एक आपको समुच्चय दे रखा है, इसका संबंध की बात करेंगे, इसके किस तरह का लॉजिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों यहां पर सीधे लॉजिक की बात करते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो अगर बात करेंगे यहां पर लॉजिक क्या है दोस्त, आपको क्या करना है, जो पहला नंबर दे रखा है गौर से समझो। यहां पर जो पहला नंबर दे रखा है 8 और दूसरा नंबर है 6, गौर से समझो। पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर 6 है, इनके बीच में क्या कर देना है, स्क्वायर करके माइनस कर देना है। मैं करूंगा सर 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सर आप कहेंगे जो 8 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, आपका 64 यानी 64 होता है, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 36 होता है। दोनों को घटा लो, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहां पर 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा। कहने का मतलब है 34 में से अगर हम क्या घटा देंगे, आपका 36 घटा देंगे तो आपका 28 तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। पहली दो संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में उन्हें घटा देना है तो तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अब देखो हम किसको देखेंगे, यहां पर विकल्पों को देखेंगे, कौन सा विकल्प इस तरह का लॉजिक फॉलो कर रहा है। अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और माइनस में दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है सर 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या तीसरी संख्या 45 प्राप्त हो रही है। 49 में से अगर मित्र आपका 4 जाएगा तो आपका 45 ही तो बचेगा। आप कहेंगे सर इस तरह का लॉजिक तो विकल्प नंबर 1 से ही पता चल गया। जल्दी से बताओ, विकल्प नंबर 1 ही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक और सादृश्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्षर सादृश्यता से संबंधित है। किससे, अक्षर सादृश्यता से। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरा अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। तो देखो यहां पर ये एक लेटर दिया है, एक क्रम दिया है, दूसरा ये क्रम दिया है, तीसरा ये क्रम है, तो चौथा हमें फाइंड करना है क्या होगा। देखो अगर हम पहले दूसरे के संबंध की बात करेंगे तो सर जो सी होता है वो इस तरह से लिखेंगे, डी को इस तरह से लिखेंगे, ए को इस तरह से और एफ को इस तरह से। इसका लॉजिक क्या है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके सामने एक्स लिखा है, डी के सामने डब्ल्यू लिखा है, ए के सामने जेड लिखा है, एफ के सामने यू लिखा है।
तो दोस्तों अगर आप इनको देखेंगे, इसके लॉजिक को अगर आप समझेंगे गौर से दोस्त, अगर आप इसके लॉजिक को समझेंगे तो आपको लॉजिक समझना है इनका लॉजिक क्या है। दोस्तों इनका जो लॉजिक बन रहा है, इनका जो लॉजिक बन रहा है वो आपका अपोजिट का बन रहा है। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं। आज बॉय 6 दूध वाला इवनिंग, उसके बाद फूफा जी ग्रैंड ट्रंक रोड, इसके बाद जीटी रोड, आपकी ये सारी की सारी चीजें हमने बताई, तो ये अपोजिट में बनती हैं। तो उसी प्रकार आज मतलब एजेड विपरीत है, उसके बाद दूध वाला डीडब्ल्यू विपरीत है, 6 मतलब सी एक्स विपरीत है, और एफ यू फूफा जी विपरीत है। तो यहां पर जो क्रम बना है वो पहले लेटर के सारे ये जो विकल्प है इसके वाले के यहां पर क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं। तो उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, यही लॉजिक का प्रयोग करना है। और इसी लॉजिक का अगर प्रयोग करेंगे तो डी का जो अपोजिट होता है, अभी देखा था डी का अपोजिट क्या था, डी डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू से जो ऑप्शन शुरू होगा वो सही होगा, 1 नंबर का विकल्प गलत हो जाएगा और 4 नंबर का विकल्प गलत हो जाएगा। ई का मतलब क्या होता है, हमने बताया था सर इवनिंग, ई मतलब ईवी, वी होता है इसका अपोजिट। उसके बाद एफ का अपोजिट जो बनेगा दोस्तों वो आपका यू बनेगा, फूफा जी देखो यहां पर अभी देखे थे, ठीक है। और सी का अपोजिट जो बनेगा वो एक्स बनेगा। कहने का मतलब है दोस्तों जो आपका सही उत्तर बनेगा वो WVUX को देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर 2 में दिया है, विकल्प नंबर 3 आपका गलत है। साथियों विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। कहने का मतलब है जो पहला वाला बंदा है वो हमेशा पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है, आगे वाला बंदा पीछे वाले का कुछ हमेशा ना कुछ बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे और इसी क्रम को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी क्रम को फॉलो करेंगे तो देखो ए हैशटैग बी लास्ट वाले में दे रखा है, ए हैशटैग बी का मतलब है जो आगे वाली है वो पीछे वाले की पुत्री है। आगे वाली कौन, ए दोस्त आपकी पुत्री हो जाएगी, ए पुत्री हो जाएगी किसकी, पीछे वाले आपकी बी की, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं यहां पर ए बी यहां पर पुत्री बना देता हूं। उसके बाद माइनस लिखा है, माइनस में लिखा है जो आगे वाली है, जो आगे वाली मतलब ए, आगे वाली जो है वो पीछे वाले की माता है, आगे वाली जो है वो पीछे वाली की माता, आगे वाली मतलब बी, पीछे वाली सी की माता है। तो आगे वाली बी ये माता हो जाएगी, किसकी माता हो जाएगी, सी की माता हो जाएगी। ए और सी ये भाई बहन हो सकते हैं या फिर हो सकता है बहन बहन हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी सी का जेंडर पता नहीं है। इसके बाद देखो एट द रेट लिखा है, एट द रेट का मतलब क्या है, आप कहेंगे ए बी का पुत्र है, मतलब दोस्त आगे वाला जो है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले का पुत्र है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले का पुत्र है, मतलब ये पुत्र सी हो जाएगा आपका पुत्र, किसका, पीछे वाले डी का, पीछे वाले डब्ल्यू का जब डी का जो पुत्र बनेगा तो यहां पर बी से डी की शादी करवानी पड़ेगी, तभी तो पुत्र बन पाएगा साथी, तभी तो पुत्र बन पाएगा, क्योंकि पहले हमें पता चल गया था जो बी है उसकी एक ऑलरेडी संतान है वो सी है, लेकिन बी जब हमें माता पता चली तो डी पिता बन जाएंगे आपके किसके, सी के, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है दोस्त, आगे वाले जो है वो पीछे वाले के पिता हैं, आगे वाले कौन, डी पिता है किसके, ई के, इस बात को याद रखेंगे। तो डी ई के पिता कैसे बनेंगे, इनका कोई ये ई का संबंध बन जाएगा इस तरह का, ठीक है दोस्त, इनका संबंध बन जाएगा इस तरह का, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों हमसे कहा है, हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है ए का, क्या पूछा है, याद रखेंगे ए का ई से क्या संबंध है, से किसके साथ लगा है, तो आप कहेंगे इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है ई के साथ लगा है, तो ई क्या कहेगा, ई कहेगा यहां पर मेरे माता पिता हैं और ये मेरी बहन है, ए क्या है, ई की बहन है, तो बहन कहां पर दे रखी है, आप कहेंगे सर विकल्प नंबर सी में दे रखी है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सीरीज से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर हमें श्रृंखला फाइंड आउट करनी है, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें 29 से 32 से 38 41 और 47 यानी कि पास के नंबर है, और जब भी पास के नंबर आए दोस्त आपको क्या कर लेना है, अंतर देख लेना है, कुछ नहीं करना है, अंतर देख लेना है। अंतर देखेंगे सर 3 का है, अंतर देखेंगे आगे सर कितने का है, तो आप कहेंगे 6 का अंतर है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। आगे देखेंगे तो कितने का, 38 और 3 41 मतलब 3 का अंतर है। आगे देखेंगे तो सर कितने का है, आगे देखेंगे तो फिर से 6 का अंतर है, 41 6 47, ठीक है। आगे देखेंगे तो कितने का हो जाएगा, देखो एक सीरीज चलती हुई प्रतीत हो रही थी, +3 की +6 की +3 की +6 की, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, आपका अगला वाला 3 आ जाएगा। तो 47 में जब 3 जोड़ेंगे सर 50 उत्तर बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो आपका 50 लेगा, और 50 एक बार फिर से विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, तो विकल्प नंबर 3 आपका एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दोस्त हमसे कहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान
को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहां पर एक विकल्प आएगा इस बड़े से रिक्त स्थान पर, वो कौन सा विकल्प होगा वही तो हमें ज्ञात करना है। जल्दी से कोई बता सकता है आप लोगों में कि कौन सा विकल्प होगा? देखो अगर बात करें ऐसे प्रश्न की, जब भी आपको डिवाइड में क्वेश्चन दे रखे, यानी कि बटे में क्वेश्चन दे, 2/3 4/5 ये जो दे रखी है सीरीज, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, आपको हमेशा ऊपर ऊपर का देखना है। क्या करना है दोस्त? आपको हमेशा ऊपर ऊपर का गैप देखना है और नीचे नीचे का गैप देखना है। उसी आधार पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी आधार पर सॉल्व कर देंगे। तो सर अगर हम ऊपर का गैप देखने जाएंगे तो देखो यहां पर +2 है, फिर से सर +2 है, फिर से हमारा +2 है, और फिर से +2 है, और फिर से +2 है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? अरे सर हमें तो पता चला कि ऊपर की जो सीरीज है वो +2 की चल रही है, तो हमें पता चलेगा सर जो ऊपर आएगा वो 14 आएगा, और ऊपर 14 देखो विकल्प नंबर 1 में नहीं है और विकल्प नंबर 3 में नहीं है, तो गलत हो गए ये 2 विकल्प। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, नीचे की सीरीज देखनी है। 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 2 9, 9 के बाद 2 11, 11 के बाद 2 13, 13 के बाद 2 तो सर 15 हो जाएगा। सभी में ऊपर भी +2 का सर लॉजिक चल रहा था, नीचे भी +2 का लॉजिक चल रहा था, तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर 2 सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से जब भी ऐसी सीरीज आए ऊपर ऊपर अंतर और नीचे नीचे अंतर देख लेना है, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी इस प्रकार की लेटर सीरीज आई तो क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर है? देखो एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो सर ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ये दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर आएंगे। तो दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आपका 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, क्या हो जाएगा 25। तो देखो अगर इसमें लॉजिक देखेंगे, अगर आप लोग इसका लॉजिक देखेंगे तो इसका भी तो लॉजिक बहुत शानदार है यार। यहां पर भी तो ऑड नंबर का क्रम चल रहा है, यानी 11 13 15 17 19 21 23 25। कहने का मतलब है यहां पर +2 हुआ है, फिर से देखेंगे तो फिर से +2 हुआ है सर, फिर से देखेंगे तो अब की बार फिर से +2 कर देंगे, क्योंकि सीरीज ही चल रही है पूरी की पूरी +2 की। क्या चल रही है सर? +2 की पूरी सीरीज ही चल रही है। तो इस तरह से 21 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में +2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, और आगे देखेंगे तो फिर से +2 हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, पहले वाले जो क्वेश्चन मार्क बनेंगे उनके स्थान पर 13 2 15 2 17, यानी कि नंबर आएगा 17, और 17 जो प्लेस वैल्यू होती है वो साथी क्यू की होती है। किसकी? क्यू की होती है, मतलब क्यू से शुरू होने वाले विकल्प सही होंगे। तो ये गलत और ये गलत, और जो यहां पर 21 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 सर जो प्लेस वैल्यू होती है वो डब्ल्यू की होती है। किसकी? डब्ल्यू की। तो क्यू और डब्ल्यू दोस्त, क्यू और डब्ल्यू आपका सही उत्तर है। 1 मिनट, ये नहीं होगा, विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा, क्यू और डब्ल्यू। दोस्त क्यू और डब्ल्यू विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है, विकल्प नंबर 4 आपका गलत है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। ये भी श्रृंखला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर श्रृंखला को आपको बताना है, यह भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें बताओ इसका सही लॉजिक क्या बनेगा। देखो दोस्तों, अगर इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। देखो अभी तक हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखो इसमें भी नंबर नजदीक नजदीक है, तो दोस्त इनका भी अंतर देख लेते हैं कि सर इनका अंतर क्या बनेगा। अगर अंतर देखेंगे तो हमारा सही उत्तर बन सकता है। देखो 16 और 16 में देखेंगे तो कितने का अंतर है सर, 0 का अंतर है। 16 और 17 में देखेंगे 1 का अंतर है। 16 21 में देखेंगे सर 4 का अंतर है। आगे देखेंगे तो कितने का है, आप कहेंगे 21 6 27, मतलब 6 का अंतर है। आगे अंतर देखेंगे तो सर 27 और मतलब 3 30, 13 3 16, 3 19, यहां पर 19 का अंतर है। और आगे देखेंगे सर 25 का अंतर है। तो इस तरह से आप पता कर पाएंगे सर क्या आपका सही उत्तर बनेगा। देखो इस प्रश्न को गौर से समझो, इसका जो लॉजिक है, जो आयोग के द्वारा लॉजिक माना गया है, वहां पर आयोग ने माना है कि यहां पर सर 0 का स्क्वायर है, उसके बाद यहां पर 1 का स्क्वायर है, यहां पर आपका 2 का स्क्वायर है, तो अगला वाला 3 का स्क्वायर होना चाहिए, अगला वाला 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहां पर अगला वाला 5 का स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब है यहां पर जो सीरीज चल रही थी वो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लेकिन जब आप देखेंगे देखो यहां तक तो सही चल रही थी, लेकिन सर यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी, इस सीरीज ने यहां पर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, जो 3 का स्क्वायर होता है, जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और सर 27 के स्थान पर अगर मैं 30 को रख दूं, अगर मैं 30 को रख दूं तो 30 और यहां पर 46,
तो इसका अंतर 16 का बन जाएगा। और सर देखो यहां पर ये 4 का स्क्वायर फॉलो हो जाएगा और आगे तो 5 का स्क्वायर फॉलो भी कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो इस सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है, जो गलत नंबर है दोस्त, वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1, अगर 27 के स्थान पर इस सीरीज में 30 होता तो क्या हो जाता, ये सीरीज सही हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12वें नंबर का। कह रहे हैं कि निश्चित कोड भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है और रोबिन को ये लिखा जाता है, तो नेटम का कोड क्या होगा ये बताना है। देखो इनका कोड कैसे किया गया है, इनको कोडिंग कैसे किया गया है, तो आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर टेबल को, किसको सर, यहां पर टेबल को देखेंगे, TABLE, ये हो गया टेबल। टेबल में प्लेस वैल्यू क्या है, टी को 20 पर लिखते हैं, ए को 1 पर लिखते हैं, जो बी है वो उसको 2 पर लिखते हैं, और एल जो ये आया है इसको हम 12 पर लिखते हैं, और ई को हम 5 पर लिखते हैं। तो 20 1 2 12 5, देखो गौर से देखेंगे तो 20 1 2 12 और 5 यही तो लिखा है, यानी कि जो लेटर है उनका प्लेस वैल्यू लिखा है। उसी प्रकार आगे चेक करेंगे, इसी प्रकार अगर हम आगे चेक करेंगे सर तो पाएंगे सॉरी, जो आपका रॉबिन है, जो सर रॉबिन है, तो रॉबिन को हम यहां पर कुछ इस तरह से लिखेंगे, RO क्या लिखेंगे, ROBIN लिखेंगे। तो आर का प्लेस वैल्यू सर 18 होता है, देखो 18 दे रखा है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यहां पर 15 भी दे रखा है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ये 2 दे रखा है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 दे रखा है, और 14 एन का होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है सर जो इसका सही से लॉजिक बन रहा है, इसका जो लॉजिक बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेटम का कोड बताना है, किसका, नेटम का बताना है, NATOM। तो एम होता है 13 पर, मतलब लास्ट में जिसमें 13 है वो आपका सही उत्तर है, बाद बाकी सब गलत है। तो देखो विकल्प नंबर 1 गलत, विकल्प नंबर 3 गलत। उसके बाद शुरुआत किससे होनी चाहिए सर, शुरुआत 14 से होनी चाहिए। 14 के बाद क्या आना चाहिए, 14 के बाद 1 आना चाहिए। देखो 14 के बाद विकल्प नंबर 2 में क्या है, 2 दे रखा है। इसके बाद विकल्प नंबर 4 ही बचता है, जो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। जो भी सर लेटर दे रखे हैं सारे के सारे लेटरों का क्या रख देना है, स्थानीय मान रख देना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 4 बन जाएगा। जो नेटम होगा 14 1 20 15 13, इसका सही उत्तर बनेगा T20 पर और O15 पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, और सूरज को नदी कहा जाता है, तो प्रकाश और गर्मी। ये सर क्वेश्चन कल का रिपीट कर दिया यार। टाइपराइटर से मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों के साथ बार समय बर्बाद ना करें कृपया। यदि क्लास सुन रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन दोबारा से न रखेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो प्रकाश और गर्मी कौन देता है, सूर्य देता है। लेकिन दोस्त आपका सूर्य को क्या कहा गया है, आप कहेंगे जो सूरज है, सूरज को नदी कहा गया है। क्या कहा गया है, नदी। जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको याद रखेंगे, वो आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी। क्योंकि प्रश्न में कहा है जो सूरज है दोस्त, वो आपका क्या है, आप कहेंगे सर सूरज को नदी कहा है प्रश्न में, तो प्रकाश गर्मी तो सूरज देता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो नदी होगी वो प्रकाश गर्मी देगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कोडेड डायरेक्शन का है। कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट है और 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अब ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछने लगा है तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है A क्रॉस B का अर्थ है, A B के कहां पर है, A B के दक्षिण में है, यानी कि आगे वाला पीछे वाले के कहां पर है, दक्षिण में है। A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में, यानी आगे वाला पीछे वाले के उत्तर में है। आगे का है A% B का अर्थ है आपका A B के पूर्व में है, और A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में। तो P%Q प्लस R माइनस S में बताना है कि Q के संबंध में S किस दिशा में है। तो देखो जैसे अभी हमने ब्लड रिलेशन सॉल्व किया था कोडिंग का, उसी प्रकार डायरेक्शन डिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब है P%Q। P%Q का मतलब क्या है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले की किस दिशा में है, तो कहेंगे पीछे जो आगे वाला है वो पीछे वाले की सर पूर्व दिशा में। तो पीछे Q है, Q को यहां पर रख देते हैं। इसके पूर्व दिशा में कौन हो जाएगा, आगे वाला P हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसमें देखो Q प्लस R में, इसका मतलब है आगे वाला पीछे वाले के कौन से, उत्तर दिशा में है। आगे वाला जो Q है, वो R के कहां पर है सर, R के उत्तर में है। इस बात को याद रखेंगे। आगे का है R माइनस S। R माइनस S का मतलब कहां पर दे रखा है, देखो ये दे रखा है A B के पश्चिम में, यानी आगे वाला जो है वो पीछे वाले के पश्चिम में है। पीछे वाले के पश्चिम मतलब S के पश्चिम में हो जाएगा कौन, S के पश्चिम में हो जाएगा दोस्त आपका कौन, याद रखेंगे R। तो S को मैं यहां पर बना दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी व्यवस्था बन चुकी है। अब दोस्त हमसे कहा है Q के संबंध में S किस दिशा में है, Q के संबंध में, तो Q कहां पर दे रखा है, एक बार से कलर को चेंज कर लेते हैं। Q आपका ये दे रखा है और Q के संबंध में बताना है S। तो Q के संबंध में ये दिशा कौन सी बनेगी, अगर मैं इन दिशाओं को कुछ इस तरह से बना दूं, तो यहां पर हमारी ईस्ट होती है, पीछे की ओर वेस्ट होती है, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ।
तो बताना है क्यू से कहां पर बनेगी सर, ये बनेगी ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ और ईस्ट। कहने का मतलब है सर दक्षिण और पूर्व की दिशा। कौन सी दिशा सर, दक्षिण और पूर्व दिशा इसका सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये बात याद रखनी है, नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा है। तो देखो अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं, लिखा है बीन, BEEN, तो देखो BEEN ये आगे पीछे दे रखे हैं, ये बनाया जा सकता है। मतलब विकल्प नंबर 1 बन सकता है। नेविन NEVIN, NE और VI और N। दोस्त देखो NE तो दे रखा है, V भी दे रखा है और उसके बाद N भी दे रखा है, लेकिन सर I तो कहीं भी नहीं दिया है। आई तो दोस्त आपका कहीं भी नहीं दिया है। कहने का मतलब है जो विकल्प नंबर 2 होगा सर, वो तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि आई तो आपके वेनलोवेंट में दिया ही नहीं है, तो हम नहीं बना सकते विकल्प नंबर 2। लेंट को देखेंगे, देखो ये विकल्प नंबर 3 बना सकते हैं। बैन को देखेंगे तो बैन भी बना सकते हैं, लेकिन विकल्प नंबर 2 नहीं बन सकता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16वें नंबर का। और दोस्त ये आपका कौन से तर्क शक्ति से संबंधित है, जो बुद्धि परीक्षण होता है। ये क्वेश्चन आपके 5 पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं में से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन में कहा है ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य है। जो ग्राम चौकीदार होता है दोस्तों, उसका मुख्य कर्तव्य क्या मुख्य कर्तव्य है, गांव की चौकी पर पहरा देना, मुखिया के निर्देशन का पालन करना, थाने के कार्यों को करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है। क्वेश्चन में उत्तर ऐसे छिपा है क्योंकि लिखा है यहां पर सर, लिखा है कि ग्राम चौकीदार। ग्राम चौकीदार का मतलब है, देखो ये ग्राम जो चौकियां होती हैं, गांव की जो चौकियां होती हैं, वहां पर सर ये पहरा देगा। ठीक है, गांव की सुरक्षा के लिए ग्राम चौकीदार रखा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ना तो वो गांव का प्रधान होगा, जो मुखिया होगा उसके निर्देशों का पालन नहीं करेगा, वो आपके सरकार की ओर से रखा जाता है। ठीक है, थाने के कार्यों को नहीं करेगा। थाने के कार्यों को कौन करता है, चौकीदार करता है, जो थाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है यदि एक व्यक्ति आपको सड़क पर संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिले तो आप क्या करेंगे। जल्दी से बताओ, अगर कोई व्यक्ति है वो संदिग्ध अवस्था में सड़क पर घूम रहा है, यानी कि टहल रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि उससे कुछ नहीं कहेंगे, जो हमारी मम्मियां वर्तमान में सिखाती हैं, बेटा उनसे कुछ ना कहना, उनसे कुछ ना कहना, तुम्हें पढ़ना लिखना है। ठीक है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। या फिर बताएंगे आप उसे हवालात में डाल देंगे, आप उसे घूमने के प्रयोजन के बारे में पूछे, या आप उसकी पिटाई कर देंगे। देखो आपके बात बता दी जाए, यदि आप पुलिस वाले बन जाते हैं तो ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। ये एक बतौर पुलिस वाले के निर्णय हैं। तो देखो आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, ये तो गलत बात है, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। कोई रात में 1-2 बजे टहलता हुआ मिल जाता है तो आप उससे जरूर पूछेंगे क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। आप उसे तुरंत हवालात में नहीं डालेंगे, क्योंकि हो सकता है दोस्त वो किसी कार के लिए, अर्जेंट कार के लिए, या मेडिकल समस्या से जूझ रहा हो, तो उसकी आप सहायता करेंगे। आगे आप कुल मिलाकर के जो सही उत्तर बनेगा याद रखेंगे, आप उससे घूमने का प्रयोजन पूछेंगे। मतलब ऐसा कौन सा कारण है कि तू रात में 2 बजे यहां पर टहल रहा है, ठीक है, संदिग्ध अवस्था में, तो आप उससे सीधा प्रयोजन पूछेंगे। अगर वो नहीं बताता है तो आप उससे बाद में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बाद बाकी के सारे विकल्प गलत हैं। तर्क शक्ति और बुद्धि परीक्षण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं मित्र आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कहा है दोस्तों सभी टमाटर सब्जियां हैं, जितने भी टमाटर हैं, मैं अगर यहां पर लिख दूं T4 टमाटर, वो सारे के सारे टमाटर क्या हो जाएंगे, आपके S4 सब्जियों के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके, S4 सब्जियों के अंतर्गत। आगे कहा है दोस्तों कुछ सब्जियां जो हैं वो फल हैं, कुछ सब्जियां क्या हैं। एक बात याद रखेंगे, प्रश्न में कहा है कि सर कुछ सब्जियों को क्या बनाना है, फल बनाना है, तो F4 में फल बना देता हूं, कोई दिक्कत है। ऐसा ही आरेख बनेगा। कह रहा है सभी जो टमाटर हैं वो सब्जियों के अंतर्गत आते हैं और कुछ सब्जियां आपकी फल के अंतर्गत आती हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। देखो बताओ निष्कर्ष में आपको बताना है। कह रहा है कुछ टमाटर फल हैं, देखो टमाटर अंदर हैं, फल यहां पर हैं। गौर से समझो, मैं कलर चेंज करके बताता हूं। यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे टमाटर ये हैं और फल ये हैं, इनका दूर दूर तक कोई संबंध बन रहा है, ये इतना सा गैप हो रहा है, मतलब हमें संबंध पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्टली संबंध बना भी नहीं पा रहे हैं, और जब नहीं बना पा रहे तो गलत हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या है, कुछ फल टमाटर हैं। देखो यार पीछे जब नहीं बना पाए तो आगे कैसे बना लोगे। एक बात समझो, आपने कहा कुछ टमाटर फल है, पता नहीं चला, उसके बाद फिर कह रहा है फिर कुछ फल टमाटर है, तो ये भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है दोस्त आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि नाइदर नॉर कंक्लूजन आर फॉलोड। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्त इस प्रश्न में आपसे कहा है क्या उच्च शिक्षा के लिए केवल अति
योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए। कह रहा दोस्तों जो उच्च शिक्षा है, जो हाई एजुकेशन है, जो आपकी स्नातक परा स्नातक है, ठीक है, इनमें बताना है। आप बताओ क्या ये केवल उच्च कोटि के लोगों को मिलनी चाहिए या हम जैसे गरीबों को भी मिलनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आर्टिकल आपका 21 ए कहता है जो आपकी निःशुल्क शिक्षा है वो आपकी 6 वर्ष से 14 वर्ष तो सभी को मिलेगी। लेकिन यहां पर कहा है स्नातक शिक्षा के बारे में, किसके उच्च शिक्षा के बारे में कहा है, तो उच्च शिक्षा पर सभी का अधिकार है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा नहीं यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है, बिल्कुल उच्च शिक्षा केवल लोगों को नहीं मिलेगी, ये तो हमारे लोकतंत्र में भी उल्लेख है। तो कहने का मतलब है पहला वाला जो तर्क है ये एकदम सही है। आगे कह रहा है हाँ केवल योग्य ही इस विषय के सुख के पात्र हैं। देखो जब भी किसी निष्कर्ष या तर्क या कथन या अवधारणा में या कार्यवाही में केवल आ जाता है तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे केवल यदि एक निष्कर्ष क्या हो, प्रबल हो, या केवल यदि एक तर्क प्रबल हो। तो आपका केवल और केवल एक तर्क प्रबल होगा, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होगी यदि आप केवल हायर लोगों को क्या देंगे, आपकी हायर एजुकेशन देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान करो। जल्दी से बताओ यहां पर विषम उत्तर क्या बनेगा, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प सी और विकल्प 3। अगर आप अपनी नजरें गौर से देखेंगे मित्र, अगर गौर से आप लोग नजरें देखेंगे तो विकल्प सी में देखो जो एरो की दिशा है वो एक ही दिशा में है, जबकि यहां पर एक बार नीचे थी, एक बार ऊपर थी, एक बार आपकी राइट थी, एक बार लेफ्ट थी, उसके बाद एक बार अप थी, एक बार डाउन थी। लेकिन यहां पर जो विकल्प नंबर 3 है ये तो एक ही दिशा में बता रहा है, मतलब ये क्या है, विषम हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से है। कह रहा है दोस्तों द्रव, दूध और नदी जल, द्रव, दूध और नदी जल में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखो जो आपका लिक्विड है, जो आपका ये क्या है, दूध है और नदी जल है, इनका आरेख की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं एक आरेख बनाऊंगा मित्र, किसके लिए, द्रव के लिए, किसके लिए, आपके लिक्विड के लिए बनाऊंगा, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे द्रव, ठीक है, क्या लिख देंगे, द्रव। उसके बाद इसको डिनोट करने के लिए जो द्रव होता है यानी कि पानी, तो कुछ पानी आपका किसका होता है, आप याद रखेंगे, कुछ पानी जो कुछ द्रव होता है वो पानी भी तो होता है, पानी तो पूर्ण रूप से द्रव होता है। तो आप याद रखेंगे ये इस तरह का बनेगा। तो द्रव के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपके कुछ द्रव क्या बन जाएंगे, आपके कुछ द्रव क्या बन जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, नदी के जल बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद एक बात और याद रखनी है दोस्त, एक बात और याद रखनी है, जो द्रव होगा वो दूध भी तो होगा, वो दूध भी तो होगा। लेकिन ऐसा उत्तर आप लगा देंगे और तो आपका गलत हो जाएगा। सर इतनी देर से बता रहे हो आपने गलत करवा दिया, ये इसलिए गलत है मित्र, एक बात याद रखो। आपको मैं अगर मैं कहूं जो नदी का जल है, जो नदी का जल है वो क्या है, आप कहेंगे लिक्विड है। आपसे अगर मैं कहूं जो दूध है वो क्या है, आपका लिक्विड है। तो आप क्यों ना इस तरह का आरेख बना दें। सबसे पहले आपका एक आरेख होना चाहिए किसके लिए, द्रव के लिए, किसके लिए, द्रव के लिए। तो द्रव के अंतर्गत कुछ जो पार्ट होगा वो आपका नदी के जल का हो जाएगा, किसका, यहां पर लिख देंगे नदी का जल। क्या हो जाएगा दोस्त, नदी का जल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्त कुछ पार्ट ये हो जाएगा, गौर से समझो, किसका, दूध का। देखो दूध जो होता है वो सारा का सारा दोस्त क्या है, आपका द्रव है। दूध आपका सारा का सारा द्रव है यानी कि लिक्विड है, और नदी का जल ये भी तो लिक्विड ही है, तो आप कहेंगे लिक्विड के अंतर्गत दोनों आएंगे। तो इस तरह का आरेख मित्र आपका मिलेगा विकल्प नंबर सी में। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ये गलत है, ये गलत है। अगर ऑप्शन ए लगा करके आएंगे तो गलत उत्तर माना जाएगा और आपका 0.5 गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है फूल लाल कपड़ा में सही बेन आरेख बताओ कि कौन सा बेन आरेख बनेगा। देखो इसका उत्तर क्या बनेगा, इसमें आपको करना है सबसे पहले एक आरेख बनाना है और इस आरेख में लिखना है प्यारे तरीके से, क्या लिखना है, रेड लिखना है यानी कि लाल लिखना है। क्या लिखेंगे, लाल लिखेंगे। और लाल में एक बात याद रखेंगे, लाल कलर की आपकी क्या आती है, शर्ट आती है, यानी कि लाल कुछ पार्ट जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, कपड़ा लाल हो जाएगा। और अन्य जो कपड़े होते हैं वो अन्य कलर के हो जाते हैं, लेकिन लाल का जो हिस्सा कुछ बनेगा वो कपड़े का बन जाएगा। और इसके बाद आपने लाल कलर तो बहुत ज्यादा देखा है, कहां पर देखा है सर, हमने देखा है किसमें, फ्लावर में, किसमें, फ्लावर में। और वो हम लोगों का फेवरेट फ्लावर है जिसका नाम क्या है, गुलाब। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका माफी चाहेंगे, यहाँ पर हमें गुलाब नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें फूल लिखना है। ठीक है, तो कुछ फूल आपके लाल हो जाएंगे जैसे कि गुलाब, जैसे कि कमल। ठीक है, इस तरह के फूल लाल हो जाएंगे। तो मजाक की बातें हटा देते हैं, विकल्प नंबर डी को सही लगा देते हैं। ठीक है, ये तो राइमिंग बन गई यार। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, कह रहा है निम्नलिखित में असंगत की पहचान करो। दोस्त यहां पर आपको असंगत की पहचान करनी है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा।
अगर मैं इसकी बात करूंगा साथी, एक बात याद रखनी है आपको, इसकी मैं बात करूंगा तो ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब है। ये भी आपका एक प्रकार का दोस्त दर्पण प्रतिबिंब है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब है और ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन ये आपका दोस्त जल प्रतिबिंब है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब आप देखो, इसको इसको देखो अच्छे से समझो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर आर को बनाऊंगा तो आर का दर्पण प्रतिबिंब इस दिशा में जाएगा तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, मैंने कई बार बताया है। उसके बाद ये क्यू है, मैं अगर क्यू को यहां पर बनाऊंगा तो ये कॉर्नर आकर के दूर आ जाएगा, क्योंकि दर्पण से दूर है तो यहां भी दूर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मैं एस को बनाऊंगा तो ये जो एस बनेगा, ये जो साथी एस बनेगा, ये आपका दर्पण के इस तरफ जाकर के ऐसा दिखाई देगा। लेकिन जो जी है, मैं जी को अगर यहां पर बनाऊं तो ये जो जी है ये आपका नीचे की ओर लुढ़क के आ गया, मतलब ये वाला कॉर्नर इसका कहां पे, ऊपर की ओर हो गया, तो ये दर्पण हो गया। कहने का मतलब है विकल्प नंबर 2 में जो जी दे रखा है ये आपका सर विषम उत्तर है, क्योंकि अन्य सभी में दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं, जबकि विकल्प नंबर जो बी है इसमें आपका क्या दिया है, जल प्रतिबिंब दिया है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, कर्मचारी BRGAM वेतन की तुलना में एक दूसरे के संबंध में दी गई है। कह रहा है एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है। जो मित्र आपका एम है इसको जो वेतन मिलता है वो ए और जी से अधिक मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चाहो तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं, यहां पर एम को वेतन का किससे अधिक मिलता है सर, ए और जी से, तो एम ऊपर हो जाएगा वेतन के मामले में। आगे कहा है आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। आर का वेतन किससे कम है, तो 3 व्यक्तियों से कम है, तो आर को मैं यहां पर रख दूंगा, तो एक व्यक्ति ये हो जाएगा, दूसरा ए और तीसरा जी। ठीक है, एम ए जी से कम हो जाएगा आर का। और यहां पर दोस्त कहा है आपसे बी का वेतन सबसे कम है, तो बी सबसे नीचे आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वेतन किसका है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वेतन, सबसे ज्यादा वेतन किसका है, एम का है। और सबसे कम वेतन किसका है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, बी का है कम। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, मतलब कम से दूसरे की तरफ, कम से दूसरे की तरफ जाएंगे तो सर आर का वेतन मिलेगा हमें दूसरा। लेकिन एक बात याद रखनी है दोस्त, अगर आपसे ऐसे प्रश्न में ही ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि तीसरा सबसे वेतन कम किसका है, तो आप नहीं बता सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि ए और जी, जो ए और जी हैं मित्र, इनकी पोजीशन ही कंफर्म नहीं की गई है कि यहां पर कौन कहां पर आएगा, क्योंकि हमसे एक ही लाइन दे रखी थी, एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है, तो मैंने ए और जी से अधिक बना दिया, इनको रख दिया यहां पर, मुझे नहीं पता है कि कौन कहां पर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर आप तीसरी और चौथी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखना है। लेकिन हमारा जो सही उत्तर है दूसरा न्यूनतम वेतन आर का बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक और आरोही क्रम दर्शाता है। क्या पूछा है, आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। क्या पूछा है, छोटे से बड़े की ओर का क्रम बताना है। आपका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए जल्दी से। देखो दोस्तों, यदि इसके हम बात करेंगे आरोही क्रम की, तो सबसे छोटा से बड़ा मैंने आपको बताया, तो सबसे छोटा यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे चिल्का सर एक प्रकार की झील है। क्या है, चिल्का एक प्रकार की झील है, तो सबसे पहले विकल्प नंबर सी आ जाएगा, चिल्का। क्या है, चिल्का एक प्रकार की क्या है, झील है, तो सबसे कम पानी आपका चिल्का में होगा। उसके बाद दूसरा सबसे कम कहां पर होगा, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें होगा सर, ब्रह्मपुत्र नदी में होगा, तो सी के बाद विकल्प नंबर 1 आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा ब्रह्मपुत्र। क्या लिखूंगा, ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर आप विकल्प को देखते हैं, विकल्प को देखेंगे तो सी के बाद ए आना चाहिए, और सी के बाद ए देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी के बाद ए आया है। अन्य 2 ऑप्शन में सी से शुरुआत ही नहीं है, और विकल्प नंबर जो 4 है वहां पर सी के बाद डी आया है, और हमें चाहिए सी के बाद ई। तो चिल्का सबसे छोटा है, उसके बाद दोस्त आपका सबसे छोटा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद आपका डी आ जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के बाद अटलांटिक महासागर। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति का प्रयोग करके कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी स्टूडेंट इसी चीज में गलती कर देता है, वो सोचता है नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो बना देता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको मैंने बताया है, जब भी आपको ओपन आकृति दे रखी है ओपन डाइस की, तो आपको याद रखना है प्रत्येक जो तीसरा फलक होता है, प्रत्येक जो तीसरा फलक है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का मतलब है एक सर्कल के अंदर जो ये चिन्ह दे रखा है ये आपका 5 डॉट से विपरीत होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सॉरी, जो आपका ये सर्कल के अंदर का चिन्ह है ये किससे विपरीत होगा, तो 5 डॉट से। तो मैं सर्कल बनाऊंगा, उसके बाद इसके अंदर एक स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर ही बना है, और इसके अपोजिट में मित्र क्या रखूंगा, इसके अपोजिट में मैं 5 डॉट रख दूंगा छोटे छोटे। कितने, 5 डॉट छोटे छोटे रख दूंगा इस तरह से। ये 5 डॉट हमारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
ये हमारे दोस्तों 5 डॉट हो जाएंगे जो इसके अपोजिट होंगे। उसके बाद आगे चेक करते हैं। अगला तीसरा क्या है, ये जो क्रॉस दे रखा है ये सर्कल के अपोजिट है, तो मैं एक क्रॉस बना देता हूं और इसके अपोजिट एक सर्कल बना दूंगा, ठीक है, बड़ा सा। इसके बाद फिर से देखो तीसरा फलक क्या है। तीसरा फलक अगर आगे चेक करेंगे तो एक बात याद रखनी है, यहां पर जो ये एक आकृति दे रखी है स्क्वायर की, और इसके अंदर जो चारों भुजाओं में कट लगे हैं यहां पर इस तरह से, ये जो चारों कट लगे हैं ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके अपोजिट हो जाएंगे किसके, तो आप कहेंगे सर एक स्टार के अपोजिट, किसके, एक स्टार के अपोजिट हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, ऐसी आकृति में आपको याद रखना है ना तो दो फलक एक साथ दिख सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ना तो दो फलक एक साथ दिख सकती हैं और ना ही दो फलक एक साथ छिप सकती हैं। कहने का मतलब है अगर कोई भी अपोजिट फलक एक साथ दिख गई, इनमें से या फिर इनमें से या फिर इनमें से कोई भी अपोजिट फलक एक साथ दिख गई तो वो डाइस आपका गलत माना जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो देखो ये स्टार है और ये वही आकृति, ये दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये अपोजिट दिख गए तो ये क्या है, ये गलत हो गए, मतलब यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। आगे चेक करो, यहां पर क्रॉस स्टार और 5 डॉट, देखो स्टार क्रॉस और 5 डॉट, मतलब विकल्प नंबर जो बी है वो बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर सी यानी 3 को देखेंगे तो यहां पर एक सर्कल ये वाला, उसके बाद ये वाला डॉट, उसके बाद एक्स, तो ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तो सी भी यानी 3 भी बनाया जा सकता है। आगे देखो स्टार है, सर्कल है, सर्कल है, 5 डॉट है, 5 डॉट है, तो ये भी बनाया जा सकता है। आपका 1 नंबर का जो विकल्प होगा वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहां पर ये दोनों आकृति क्या है, अपोजिट दिख गई एक साथ, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे गणितीय समीकरण से संबंधित है और इसको आपको सोल्व करके बताना है इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो आप बिना प्रतीकों के सारे नंबरों को लिख लो, सारे के सारे नंबरों को, ये जो चिन्ह है इनके बिना लिख लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे सर 15, 15 के बाद 1 मिनट, 15 के बाद क्या लिखेंगे, 15 के बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे 900, 900 के बाद लिखेंगे 30, 30 के बाद लिखेंगे 10। तो अब देखो इसका सही उत्तर क्या बनता है। जो प्रतीक है उनके आधार पर यदि सारे के सारे प्रतीक बदल दें तो पहले नंबर पर एट द रेट का मतलब क्या है, गुणा है, तो पहले नंबर पर गुणा रख देते हैं। 1 मिनट, क्या रखेंगे सर, गुणा रखेंगे। डिवाइड कहां पर है, डिवाइड का अर्थ क्या है सर, प्लस है, तो डिवाइड का अर्थ यहां पर प्लस कर देंगे। आगे एंड, एंड कहां पर है, तो एंड का अर्थ क्या है, डिवाइड है, यहां पर मैं क्या रख दूंगा, डिवाइड यानी भाग रख दूंगा। और उसके बाद क्या है, जो हैशटैग है उसका अर्थ माइनस है, तो यहां पर माइनस कर देंगे। तो अब देखो इसमें अगर बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड कहां पर है, ब्रैकेट अब तो है नहीं, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा यहां पर 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 5 गुणा 30, सॉरी 15 गुणा 30, सॉरी माफी चाहेंगे 15 गुणा 2, यहां पर 30 कर लेंगे और उसके बाद ये 30 से कट जाएगा तो 30 यहां पर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 10 है, तो 30 30 60, 30 30 60 और माइनस में 10 करेंगे तो 50। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 50 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपसे कहा है 4 संख्या युग्म आपको दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या युग्म किसी न किसी तरह से क्या है, समान है, एक असंगत है, उसकी चयन कीजिए। जो असंगत है, जो विषम है, उसका चयन करना है। तो देखो इसका चयन कैसे करेंगे। 6 जो दे रखा है, 6 के सामने 18 है, तो ये क्या है, एक प्रकार का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है 18, ठीक है। 8 का मल्टीपल 32 है, तो यानी कि 8 में अगर 32 में 8 से भाग लगाएंगे तो पूरी बार कटेगा। उसके बाद 12 का मल्टीपल क्या है, आप कहेंगे 72 है, 12 छंके के 72, यानी 72 में 12 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से कटेगा। और 14 का मल्टीपल क्या है, 94, क्या 14 का मल्टीपल 94 है, 14 का पढ़ा पढ़ते हैं, 14 14 14 28 14 42 14 56 70 84 54 70 64 98। देखो यहाँ पर दोस्त आपका 7 बार में कटता है 98, याद रखेंगे 14 का 98 7 बार में कटता है, लेकिन यहाँ पर तो 94 है, मतलब ये आपका क्या है, विषम उत्तर हो जाएगा। ये क्यों विषम है, क्योंकि यहाँ पर 14 का मल्टीपल नहीं दे रखा है। अन्य में सभी में मल्टीपल पहली संख्या की दूसरी संख्या मल्टीपल थी, लेकिन 14 में दूसरी संख्या जो थी वो मल्टीपल 94 नहीं थी, इस कारण विषम उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और समीकरण का क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, जल्दी से बताओ। मैंने हमेशा बताया जब भी गणितीय समीकरण का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, बिना प्रतीकों के लिख लेना है। तो बिना प्रतीकों के क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, 24 के बाद में हम 12 लिखेंगे क्योंकि 12 दे रखा है, 12 के बाद में 4 लिखेंगे, 4 के बाद में 8 लिखेंगे, 8 के बाद में 2 लिखेंगे, 2 के बाद में बराबर में 11, यानी हमें 11 प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, 11 प्राप्त करना है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं दोस्त अगर सॉरी यहां पर विकल्प नंबर 1 को देखूंगा, प्लस को गुणा से बदल दूंगा, तो पहले माइनस को माइनस, भाग को भाग रहने देंगे, ठीक है, भाग को भाग रहने देंगे, और जहां पर प्लस है वहां पर गुणा कर देंगे, और जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका गुणा है वहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, 4 तिया के 12, ठीक है, यहाँ पर 24
माइनस में आपका क्या हो जाएगा 3, तो 3 का गुणा 8 में होगा, 3 का गुणा 8 में होगा तो 24 और प्लस में 2। तो यार ये 24 24 कट जाएंगे, बचेगा तो 2 ही, मतलब विकल्प नंबर 1 क्या है, गलत उत्तर है। इसको दोबारा से फिर से लिखें, जल्दी से लिखेंगे दोबारा से इसको। अब किस में बदलें, अब अगर ये इसको छोड़ देते दूसरे को देख लेते हैं, माइनस को डिवाइड से चेंज कर दो। तो डिवाइड एक बात याद रखनी है, ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर नंबर पूरी तरह से कटते हों। तो यहाँ पर देखो माइनस को डिवाइड से चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे, सेम टू सेम रहने देंगे। अब यहाँ पर काटो, यहाँ पर काटोगे डिवाइड से 2 कटेगा, 2 माइनस में 4 और आगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस में 8 दूनी के 16, ठीक है, क्या हो जाएगा सर, प्लस में 8 दूनी के 16, 16 2 जुड़ेगा 18 और 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा। क्या बचेगा, 18 में से 4 जाएगा 14 बचेगा, लेकिन हमें 14 नहीं 11 बचाना है सर। तो ये वाला भी विकल्प क्या हो गया, विकल्प नंबर जो मित्र आपका 2 है ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत। अब 3 का प्रयोग करते हैं, प्लस को माइनस से बदलेंगे, जो प्लस है उसको माइनस से बदलेंगे। तो यहाँ पर प्लस, डिवाइड को डिवाइड रहने देंगे, ठीक है, और जहाँ पर ये है आपका प्लस वहाँ पर माइनस कर देंगे, और जहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देंगे। तो अब इसको समझो, इसको समझो और इसको काटो जल्दी से। तो 4 तिया के 12 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस में 8 दूने के 16, 24 3 करो, 24 3 करोगे 27, 27 में से 16 जाएगा तो आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11। तो यही इसका सही उत्तर बनेगा, जो विकल्प नंबर 3 था। अगर हम प्लस को माइनस से चेंज कर दें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों दिए गए 4 शब्द हैं आपके सामने, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है। उस असंगत की चयन कीजिए, या उस असंगत की क्या करना है, पहचान करना है। तो पहचान करना क्या है, काँव काँव क्या है, एक प्रकार की आवाज है, इस बात को याद रखेंगे। क्या है दोस्त, काँव काँव करना एक प्रकार की आवाज है। चीखना क्या है, चीखना क्या है, जैसे बच्चों को मार देते हैं वो चीखते हैं, वो भी तो आवाज करते हैं, तो ये भी आवाज है। और कलरव की बात करेंगे मित्र, ये भी आवाज है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, कक्षा 6 में पढ़ा होगा, चिड़ियां कलरव करती हैं, ठीक है, एक पुस्तक आती थी हिंदी कलरव की, तो उसमें बताया जाता था चिड़ियां कलरव करती हैं, यानी कि चिड़िया आवाज करती है। लेकिन बछेड़ा क्या है, आपका एक प्रकार का जानवर है। 3 आवाजें हैं, एक जानवर है, तो विषम तो बता सकते हैं, 3 एक जैसे हैं, एक विषम है, विकल्प नंबर 1 विषम है। ठीक है दोस्त, आज की क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, 2-3 दोस्तों में आप लोग इसको शेयर कर देंगे, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो हम बहुत जल्द 10,000 पर पहुंचने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। इस तरह से हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।